हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट डायनेस्टी। इसमें हम डिस्कस करना है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का जो टाइमलाइन है 1290 से लेकर 1320 है। स्लेव डायनेस्टी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्लेव डायनेस्टी का टाइमलाइन था ऑलमोस्ट 1211 से लेकर 1290 के बीच। क्लियर है? तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खिलजी डायनेस्टी। सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे उनके अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और भी राजा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा जान लीजिए कि मेरा नाम है धीरज और आप फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और आप कुछ भी मैसेज भेज सकते हो इस नंबर पे। व्हाट्सएप पे भी यही नंबर है, टेलीग्राम पे, और सेम नंबर पे आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो अगर आपकी मर्जी हो तो। क्लियर है? तो दिल्ली सल्तनत की बात करती है। टोटल 5 डायनेस्टी हुए हैं। सब डायनेस्टी का टाइमलाइन देख सकते हो। स्लेव 1206 से 1290, तुगलक खिलजी 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1414 और सैयद 1414 से 1451 और लोधी 1451 से 1526। सबसे ज़्यादा कौन है? तुगलक। क्लियर है ना? और आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे कम है, आप गिन लो। क्लियर है ना? उसके बाद अगर थोड़ा हम देखें कौन सा डायनेस्टी कितना एरिया कवर किया हुआ था, तो ये है स्लेव डायनेस्टी का, ये है खिलजी डायनेस्टी का। थोड़ा अफगानिस्तान वगैरह वाला एरिया में और कवर कर चुके हैं, थोड़ा सेंट्रल एशिया वाला एरिया में, थोड़ा वेस्टर्न एशिया वाला एरिया में कवर कर चुका है। तुगलक तो एकदम पीक पे था। और लोधी इसके बीच आता है, सैयद, इसका भी लोधी सैयद का तो बहुत कम एरिया में कवर करता था। तो बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी के सबसे इम्पोर्टेंट राजा की। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फाउंडर के बारे में। फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। क्लियर है ना? जलालुद्दीन खिलजी है। तो जो फाउंडर होते हैं आपको पता है कम दिन तक रहते हैं, मतलब जनरल केस है। तो जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक रहे। जलालुद्दीन खिलजी देखो, इससे पहले राज कर रहा था स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का आखिरी राजा था कैकुबाद बलबन का ग्रैंडसन था। तो कैकुबाद को मार दिया जाता है खिलजी फैमिली के द्वारा, और खिलजी फैमिली ने फिर अपनी राजगद्दी, अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश कर ली। पहला राजा बने थे जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 के बीच। उसने खिलजी डायनेस्टी को फाउंड किया दिल्ली में। क्लियर है ना? अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, ऑलमोस्ट 20 साल, और खिलजी के लिए गोल्डन साल था। क्लियर है ना? सबसे पहले खिलजी कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे कौन? जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे और दामाद दोनों थे। क्लियर है ना? समझ में आना है ना? क्योंकि इनमें क्या होते हैं, अपने फैमिली में जो सगे भाई बहन छोड़ के शादी कर सकते हैं। क्लियर है? जलालुद्दीन खिलजी के एक भतीजे भी थे और दामाद भी थे। अलाउद्दीन खिलजी, अब उल्टा होता क्या, अलाउद्दीन खिलजी खुद मार देते हैं जलालुद्दीन खिलजी को। चाहते थे कि पावर मैं सब अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट रखूं। क्लियर? और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे है, क्योंकि ये आपको सिंपल पूछ सकता है। हाँ, ही वॉज अ फर्स्ट टर्किश रूलर, मतलब पहले टर्की सुल्तान थे दिल्ली के, जिन्होंने, ध्यान देना, रिलीजियस और पॉलिटिक्स को सेपरेट कर दे के रख दिया है। इसका मतलब ये सिंपल है कि रिलीजन अलग रहो, पॉलिटिक्स अलग रहो। सिंपल एक लाइन बोलते थे, किंगशिप नोज नो किंगशिप, किंगशिप नोज नो किंगशिप। मतलब कि इनका सिंपल कहने का मतलब है राजशाही में रिश्तेदारी की कोई वैल्यू नहीं। ऐसा नहीं कि आप मेरा रिश्तेदार है तो मैं आपको मंत्री बना लूँगा, नहीं भाई, आप में कैपेबिलिटी होगी तभी बनोगे। तो इसीलिए ये थोड़े इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कैपेबिलिटी पे जोर दिया, ना कि रिश्तेदारी पे। क्लियर है ना? तो अलाउद्दीन बहुत इंपीरियल भावना वाले थे, मतलब हड़पना चाहते थे, कनकरर थे, मैं ऐसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अलाउद्दीन ने गुजरात को हड़पा, रणथंभौर को हड़पा, मेवाड़ को, मालवा को, जालौर को। देख रहे हो, सारे नदर्न इंडिया वाले स्टेट है जो राजपूत वाले हैं, उस सबको हड़प रहा है। डेक्कन में, ये नदर्न इंडिया में हड़प दिया। उसका डेक्कन में चलते हैं। अलाउद्दीन की आर्मी जिसको लीड कर रहे थे मलिक कफूर, ध्यान देना, अलाउद्दीन की आर्मी जिसको लीड कर रहे थे मलिक कफूर, उन्होंने रामचंद्र को हराया। रामचंद्र देवागिरी के यादव रूलर थे।
ध्यान देना, देवागिरी एक जगह है, उसके यादव रूलर कौन थे? रामचंद्र। रामचंद्र को कौन हराया? मलिक कफूर ने। मलिक कफूर किसका इंसान आदमी था? मलिक कफूर अलाउद्दीन का आदमी था। उसके बाद इसने और किसको उसको हराया? प्रताप रुद्रदेव को हराया। प्रताप रुद्रदेव कौन थे? ककातिया रूलर थे वारंगल के। उसके बाद वीर बल्लभ थ्री को हराया। वीर बल्लाल थ्री कौन थे? होयसाला रूलर थे। कहाँ के? द्वार समुद्र के। मैंने बताया था ना, द्वार समुद्र के बारे में डिस्कस किए थे। वीर पांडे का हराया, जो कि मदुरई के पांड्या रूलर थे। तो देख लो कितने लोगों को हरा रहा है अलाउद्दीन। नॉर्दर्न इंडिया में खुद हरा, उसका डेक्कन में अपने एक आदमी को भेज दिया, मलिक कफूर। क्लियर है ना? अब मलिक कफूर ने इवन पांड्या रूलर को हराया, होयसाला को हराया, ककातिया को हराया, यादव रूलर को हराया। क्लियर है ना? सबको हरा रहा है। अब इसका जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जिस टॉपिक पे, वन सेकंड, हाँ वन सेकंड, हाँ चलो इस वजह से चलो पूरा देखो। वन सेकंड, मैं एक फोटो ले रहा हूँ। हाँ ये वाला फोटो है, क्योंकि पूरा आया नहीं था। क्लियर है ना? हाँ इसी से समझ लेते हैं हम, क्योंकि वो पूरा आया नहीं था। देखो अब अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स उन्होंने किया था, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक नए पेज में लेते ताकि हमें पूरा पता चले अच्छे से। क्लियर? सिंपल वन सिंपल। हाँ क्लियर है? आपको प्रॉब्लम नहीं? अब चलिए देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या क्या किए थे। देखो इनके समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था नोवेल्स लॉ का, क्योंकि लोग हो सकता था क्योंकि इन्होंने अपने राजा को मार के राजा बना था, तो नोवेल्स लोग साथ नहीं देंगे। और इवन क्योंकि इन्होंने ये भी बोल दिया था कि राजशाही में मैं कोई रिश्तेदारी नहीं रखूंगा, तो नोवेल्स लोग इनके खिलाफ तो चले जाएंगे ना। तो अलाउद्दीन ने चार ऑर्डिनेंस पास किए। पहला ऑर्डिनेंस था कि रिलीजियस एंडाउमेंट और फ्री ग्रांट जो होता था, चलो मंदिर जो मस्जिद में ये दे दिया, मस्जिद में ये ग्रांट दे दिया, मस्जिद में ये लैंड दे दी, ये सबको बंद करो। सेकंड, अलाउद्दीन ने अपनी एक स्पाई सिस्टम बनाए, थोड़े जासूसी वाले, क्योंकि इनको पता तो चले लोग इनके बारे में बात क्या करते हैं। क्लियर है ना? थर्ड ऑर्डिनेंस था कि वाइन को यूज करना बंद करो। इनको लगता था कि लोग शराब पी के कुछ भी उगल देते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, अपने दिमाग को अपने में कंट्रोल में नहीं रखते थे, इसलिए इसने वाइन को बंद करवाया। फोर्थ ऑर्डिनेंस सबसे इम्पोर्टेंट था। हुआ क्या? क्योंकि इन्होंने नोवेल्स लोग को, ये चाहते थे नोवेल्स लोग इनके बारे में बुराई नहीं करें, लेकिन 4-5 नोवेल बैठ जाएंगे तो इनके बारे में बुराई तो संभव है ही। तो अगर ये नोवेल इस नोवेल के रिश्तेदार बन जाए, अपने बेटा बेटी को एक दूसरे से शादी करवा ले, ये इसके साथ करवा ले, ये इसके साथ करवा ले, या कोई भी किसी के साथ करवा ले, तो होगा सोशल गैदरिंग तो होगा। इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर इंटर मैरी करवाना है एक दूसरे के नोवेल्स के साथ तो मेरी परमिशन के बिना आप कर ही नहीं सकते। क्लियर एंड सिंपल बोला। उन्होंने एक और मिलिट्री सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, दाग और चेहरा सिस्टम। और एक चीज़ होता क्या था, जैसे आप एक फ्यूडेटरीज हो तो आपको बोला गया है कि आप जितना घोड़ा आपके पास है ना, जितना घोड़ा आपके पास है उतना राजा के दरबार से जाओ पैसा ले आओ और घोड़ा को आप पालना। तो होता क्या था,
एक फ्यूडेटरी है, एक फ्यूडेटरी। इन दोनों के पास 5-5 घोड़ा है, इनके पास 5, इनके पास 5। तो ये क्या करते थे, इनके यहाँ से 3 ले आते थे और 8 जाके दिखा देते थे राजा से, और 8 घोड़ा का खाने वाने का पैसा ले आते थे। सेम ये भी क्या करते हैं, इनके पास ही 5 है, 3 इन्होंने इससे ले लिया, ये भी 8 का पैसा लिया। तो राजा का नुकसान हो गया ना। तो राजा ने क्या किया, सारे घोड़ा पे एक ब्रांडिंग कर दी कि घोड़ा नंबर 1 2 3 4 5 इसका है, 6 7 8 9 10 इसका है। सब पे अगर ब्रांडिंग हो गई तो पता है राजा की कि 1 से 5 अगर रामलाल का है, 6 से 10 श्यामलाल का है, तो अगर रामलाल 7 नंबर का घोड़ा ले जाएगा तो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि राजा के पास पूरा डेटाबेस है, रजिस्टर किया हुआ है। तो ये हुआ दाग। और इसी तरह चेहरा सिस्टम था सोल्जर का, क्योंकि ये सिर्फ सेना को नहीं पालते थे, सॉरी सिर्फ घोड़े को नहीं पालते थे, 15 सेना भी इनके अंदर होता था। तो सेम सेना का भी ऐसा ही रजिस्ट्रेशन का सिस्टम था। क्लियर है ना, समझ गए ना। यानी इससे जो डुप्लीकेशन होती थी, राजा को ठगा जाता था, वो ठगना बंद कर दिया इन्होंने, बंद हो गया। क्लियर है ना। उसके बाद राजा ने क्या किया, अलाउद्दीन ने क्या किया, देख लो कितना दिमाग वाला काम कर रहा है। लैंड टैक्स को मेजर करके फिर टैक्स देना शुरू किया, फिर टैक्स लगाना शुरू किया। अब जो स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया था फॉर मतलब कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए, उसका नाम था मुश्ताक खरज। क्लियर है ना, ये याद रखना। पीजेंट को भी लैंड रेवेन्यू देना होगा। और उसने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जो कॉमोडिटी का दाम फिक्स होगा, मतलब जैसे मान लो एक चॉकलेट का चॉकलेट आप यहाँ पे भी लेते हो वही दाम मिलता है, वो ऐसे यहाँ लेते हो वही दाम मिलता है, या सब्जी कोई भी सामान का। तो इन्होंने 3 मार्केट बनवाए। मार्केट इसलिए बनवाए कि ऐसा ना हो कि जैसे यहाँ पे कोई आप घोड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो आप मार्केट टू मार्केट, जैसे इस घोड़े का 15 मार्केट है, तो हर मार्केट में अलग अलग रेट होगा ना। लेकिन अगर एक ही मार्केट बना दिया जाए और कोई ऊपर से रेगुलेट कर रहा है कि भाई आप इससे ज़्यादा रेट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा लोगों से पैसा नहीं ले सकते, तो घोड़े वाला जो बेचने आ रहा है वो भी किसी राजा के कंट्रोल में होगा, वो भी एक रेट से ज़्यादा मांग नहीं सकता। तो उन्होंने 3 मार्केट बनवाए, तीनों मार्केट में अलग अलग सामान मिले। पहला मार्केट फूड ग्रेन के लिए, दूसरा मार्केट जिसमें कॉस्टली क्लोथ मिलते हैं, थर्ड मार्केट है जिसमें हॉर्स या स्लेव या कैटल वगैरह मिलते हैं, और मार्केट भी कंट्रोल में है, एक हाई ऑफिसर के कंट्रोल में है जिसका नाम है सहना। ध्यान देना, ये बहुत दिमाग वाले अलाउद्दीन, क्योंकि मान लो इनका मतलब, मान लो एक हाई ऑफिसर है, अगर हाई ऑफिसर भी करप्ट प्रैक्टिस में पकड़ा गया, मतलब ये करप्शन में आ गया, तो क्या करेगा। अगर एक सहना अगर करप्ट हो गया तो क्या करेगा, जो इंसान घोड़ा बेचने आएगा गेट पे ही उसको पैसा ले लेगा कि भाई आप जा रहे हो अंदर, चलो $100 दो, ऐसे दो। तो सहना को अब क्या हुआ, सहना जो मेंटेन करते थे किसको, मर्चेंट को, स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते थे शॉपकीपर को, प्राइस राइस सबको चेक करते थे। लेकिन इस मार्केट को चेक करने के लिए इन्होंने 2 ऑफिसर और लगा दिए, जिसका नाम था दीवाने रियासत और दीवाने मंडी, सहना मंडी। एक ऑफिसर पहले से थे, एक ऑफिसर पहले से थे जो सबको कंट्रोल करते थे। लेकिन जो मार्केट में बैलेंस स्टैब्लिश करना, जो देखो ये एक ऐसे ऑफिसर होंगे जो ऊपर से राज कर रहे होंगे, सहना ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली मार्केट में जाके घूम घूम के देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उनका नाम है दीवाने रियासत और सहना मंडी। और एक और चीज़ बता था, अगर ये दोनों भी करप्ट हो गया, भाई स्पाई सिस्टम इसका अपना तो है ही ना, जासूसी वाला सिस्टम, वो तो बता ही देगा, उसके बाद तो इन दो की खैर ही नहीं ना। उसके बाद ऑल गुड्स फॉर सेल वेर ब्रॉट इनटू ओपन मार्केट। सराय अदल में एक और ओपन मार्केट थे जहाँ पे सारा गुड्स बेचता था। उसके बाद मेनी फोर्ट, इन्होंने बहुत फोर्ट भी बनवाया। क्लियर है, कौन फोर्ट का क्या क्या नाम है, एक फोर्ट का नाम है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा कहाँ पे भाई, जाओगे मैम कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के एंट्रेंस पे एक अलाई दरवाज़ा है, उसका नाम है, वो फोर्ट था इनका, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं है। उसके अलावा एक 1000 पिलर, ही बिल्ड द प्लेस ऑफ 1000 पिलर, जिसका नाम था हजरत सुल्तान, हजार सुल्तान भी बोल सकते हो आप। ये ही वजह पैट्रोन ऑफ आर्ट, भाई आर्ट और लर्निंग को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे, इसलिए आमिर खुसरो को अपने पास रखे थे। ये आमिर खुसरो पोएट थे, म्यूजिशियन से बहुत थे। जब अलाउद्दीन का डेथ हो जाता है तो मलिक कफूर राजा बनता है, जिसको हम 1000 दिनारी बोलते हैं।
कॉल 1000 दिनारी, मतलब 1316 के बाद जब डेथ हो जाता है अलाउद्दीन के बाद, तो मलिक कफूर राजा बनते हैं, जिनको हम 1000 दिनारी बोलते हैं, सीज द थ्रोन। बिफोर काफूर डाइड ही नॉमिनेटेड शिहाबुद्दीन। देखो जैसे ही काफूर का डेथ होने वाला होता है, उसने शिहाबुद्दीन को शिहाबुद्दीन को राजा चुन लेता है। शिहाबुद्दीन कौन था? अलाउद्दीन के 6 साल के प्रिंस बेटे। बट इन प्रेजेंट द एल्डेस्ट किंग ऑफ मुबारक खान। होता क्या है देखो, जैसे ही मलिक कफूर राजा बन गया, मलिक कफूर का डेथ होने वाला था, तो उसने 2 काम किया। मलिक कफूर ने जो उसके जो सबसे बड़े वाले प्रिंस थे, किसके? अलाउद्दीन के, मुबारक खान को जेल में डाल दिया। और क्योंकि इनको पता था मुबारक खान ठीक से राज नहीं कर सकता, कि इनका जो लाइफस्टाइल था बहुत पैसे खर्चा करने वाला, और अभी स्थिति थोड़ी खराब थी राज्य की, तो इन्होंने छोटे से प्रिंस जो 6 साल के थे उसको राजा बना दिया, और बड़े वाले प्रिंस को जेल में डाल दिया। लेकिन जैसे ही काफूर की मृत्यु हो जाती है, काफूर को कौन मार देता है? रॉयल फैमिली ऑफ अलाउद्दीन के जो लॉयलिस्ट थे वो मार देते हैं काफूर को। काफूर के बाद कौन होता है? शिहाबुद्दीन को राजा बनना चाहिए था? नहीं है, क्योंकि शिहाबुद्दीन को राजा बनना चाहिए था, लेकिन शिहाबुद्दीन राजा तो बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुबारक खान को जेल से निकाल दिया जाता है। तो मुबारक खान एक्चुअली पीछे से राज कर रहे थे शिहाबुद्दीन के जगह पे। After the death of Kapoor, Mubarak Khan was freed from the prison and worked as a regent, मतलब पीछे से राज काम कर रहे थे शिहाबुद्दीन के। लेकिन शिहाबुद्दीन को छोड़ेगा, शिहाबुद्दीन बच्चा है, शिहाबुद्दीन को टपका दिया, उसके बाद कैप्चर कर लिया थ्रोन पे। और लेकिन इसका ये बस नाम के लिए चला था, कुछ साल के लिए चला था, क्योंकि इनका लाइफस्टाइल बहुत पैसा खर्चे करने वाला था। उसके बाद क्या हुआ ही उन्होंने, अब देखो जहाँ पे अलाउद्दीन बोलता था कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, लेकिन इसने क्या किया? अपने जान पहचान के अपने प्यारे लोगों को पोस्ट पे बैठाना स्टैब्लिश किया। तो उसने अवार्ड किया मुबारक हसन को उसने बोला कि आर्मी और प्लेस का गार्ड करो। क्लियर है ना? लेकिन मुबारक हसन उसके बाद पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेता है। मुबारक हसन गिवन द टाइटल ऑफ खुसरो खान। मुबारक हसन जो है उसको टाइटल दिया था खुसरो खान का बाय द सुल्तान, एंड विद इन मंथ खुसरो किल्ड मुबारक खान। देखो जिसको बोला कि गार्डिंग करो, जिसको बोला कि तुम प्लेस का गार्ड करो, उसने ही क्या कर दिया? उसने ही किल कर दिया मुबारक खान को, और टाइटल इस्टेब्लिश कर लिया, अपना एक टाइटल ले लिया नसीरुद्दीन शाह। क्लियर है? नसीरुद्दीन का टाइटल लिए, इसमें मतलब सिंपल है, राजा का टाइटल ले लिया। अब खुसरो खान को किल मार देता कौन? गाजी मलिक कौन थे? गवर्नर थे दीपालपुर के। दीपालपुर भी एक टेरिटरी था खिलजी डायनेस्टी के अंदर, दीपालपुर का। अब क्या हुआ कि गाजी मलिक रिवेलियन कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, गाजी मलिक को रोक दिया है खुसरो खान को मार दिया। इसके साथ क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? एंड हिज सन फखरुद्दीन जौना, गाजी मलिक सन मतलब खुसरो खान को भी मार दिया, उसके बेटे वगैरह को मार दिया, और इसके बाद खिलजी डायनेस्टी का खात्मा हो गया। इसके बाद आ गया दिल्ली में तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थैंक यू सो मच।